नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मुकाबले की। एक तरफ है दशकों पुरानी नेहरू गांधी विरासत और दूसरी तरफ एक ऐसे नेता का उदय जो इस सिस्टम के बाहर से आए हैं। तो सवाल यही उठता है कि भारत का भविष्य कौन तय कर रहा है? क्या एक ऐतिहासिक राजवंश की विरासत या फिर एक ऐसे लीडर का विजन जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देकर आगे बढ़ा है? चलिए इसी टक्कर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो एक तरफ है नेहरू गांधी परिवार जिसने भारत की बुनियाद रखी और जिसका जोर हमेशा सेक्युलर स्टेट लेड डेवलपमेंट पर रहा। और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जो एक राष्ट्रवादी, डायनामिक और एक सेल्फ मेड लीडर की पहचान रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड, इकोनॉमी का मैदान। देखते हैं कि किसने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या किया। और यहाँ दोनों की सोच में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। नेहरू गांधी के दौर में पूरा जोर था सरकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता पर, जैसे 5 ईयर प्लान्स, बैंकों का नेशनलाइजेशन। असल में मकसद था देश में इंडस्ट्री की नींव रखना। वहीं मोदी के दौर में फोकस पूरी तरह से मार्केट पर शिफ्ट हो गया। जीएसटी, मेक इन इंडिया जैसे बड़े रिफॉर्म्स लाए गए और लक्ष्य था भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाना। अच्छा, तो नतीजों का क्या? देखिए, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% तक पहुंची। लेकिन हाँ, ये भी कहना पड़ेगा कि दोनों ही दौर में ऐसे फेज आए हैं जब ग्रोथ 6 से 8% के बीच रही है। तो इस राउंड का स्कोर क्या कहता है? देखिए, जो एनालिसिस है उसके हिसाब से बीजेपी को मॉडर्नाइजेशन के लिए हल्की सी बढ़त मिलती है, यानी मोदी के सुधारों को एक छोटी सी जीत तो मिलती है। पर यह भी मानना पड़ेगा कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे राउंड पर, और ये है लीडरशिप स्टाइल का, यानी किसने कैसे पावर का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर भी स्टाइल में जबरदस्त फर्क है। एक तरफ नेहरू जो हमेशा सबको साथ लेकर चलने यानी कंसेंसस बनाने में यकीन रखते थे। फिर आई इंदिरा गांधी जिनका अंदाज काफी कह सकते हैं सत्तावादी था। पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड हो गई। राजीव गांधी का अप्रोच थोड़ा टेक्नोक्रेटिक था, इनोवेशन पर फोकस था। और इन सब के बिल्कुल उलट नरेंद्र मोदी का स्टाइल है जो पूरी तरह से करिश्माई और पर्सनैलिटी पर टिका है। वो सीधे लोगों से कनेक्ट करते हैं और उनका जनादेश अक्सर पार्टी से भी बड़ा नजर आता है। इंदिरा गांधी के बारे में तो ये कहा ही जाता था कि वो कैबिनेट में अकेली मर्द थीं। ये बात उनके पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल को एकदम सटीक तरीके से बताती है। और जरा ये नंबर देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में 190 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। ये आज के नेताओं के मुकाबले, खासकर मोदी की तुलना में, पब्लिक एंगेजमेंट का एक बिल्कुल ही अलग तरीका था, जो फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से दूर ही रहते हैं। तो इस राउंड में स्कोर क्या रहा? एनालिसिस के हिसाब से बीजेपी को उनके डिसिसिव एक्शन और सिक्योरिटी पर फोकस के लिए ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठने वाले सवालों की वजह से उनके कुछ पॉइंट्स कट भी जाते हैं। चलिए, अब आते हैं तीसरे और आखिरी राउंड पर, वर्ल्ड स्टेज। देखते हैं कि दुनिया के सामने भारत की छवि को किसने कैसे गढ़ा। फॉरेन पॉलिसी में भारत का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इंदिरा गांधी के दौर में हमारा झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ बढ़ा। और अब मोदी के दौर में एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई देती है, जहां अमेरिका, इजराइल और क्वाड जैसे पार्टनर्स के साथ रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के स्कोर कार्ड में क्या है? यहाँ पर मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को एक क्लियर बढ़त मिलती है। इसका क्रेडिट काफी हद तक उनकी पर्सनल डिप्लोमेसी और दुनिया में भारत की प्रोफाइल को ऊपर उठाने की कोशिशों को जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सियासत में सबसे अहम है, इलेक्शन के नतीजे। चलिए सीधे नंबर्स पर चलते हैं और देखते हैं कि सत्ता का पलड़ा कब और कैसे किसकी तरफ झुका। 2014 के ये नतीजे ये गेम चेंजर थे। बीजेपी को 282 सीट्स के साथ अपने दम पर बहुमत मिला और कांग्रेस सिर्फ 44 पर सिमट गई, और यहीं से मोदी युग की शुरुआत हुई। और 2019 में तो कहानी और भी आगे बढ़ी। बीजेपी ने अपनी टैली को और सुधारा, 303 सीटों तक पहुंच गई। ये एक तरह से भारतीय राजनीति पर उनके दबदबे पर मोहर थी। लेकिन 2024 के नतीजों ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। इस बार बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, 240 सीटों पर। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी वो अब भी है, लेकिन दूसरी तरफ
कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर एक दमदार वापसी की है। तो इलेक्शन का स्कोर कार्ड क्या कहता है? साफ है, पिछले दशक में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन 2024 के नतीजों ने एक सिग्नल भी दिया है कि राजनीति में हवा कभी भी बदल सकती है। तो इन सारे राउंड्स के बाद हम आखिर कहाँ पहुंचते हैं? चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये भारत के फ्यूचर के बारे में हमें क्या इशारा दे रही हैं। तो आखिर में ये लड़ाई दो अलग अलग विजन्स की है। एक तरफ है राजवंश की लेगेसी, जिसका फोकस था सेक्युलरिज्म और देश की बुनियाद खड़ी करना, और दूसरी तरफ है एक आउटसाइडर का विजन जो इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल नेशनलिज्म को सबसे आगे रखता है। और ये रहा फाइनल स्कोरकार्ड जो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। ये साफ दिखाता है कि इलेक्शन और पॉलिसी परफॉर्मेंस के मामले में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को एक बढ़त तो है, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई आखिरी फैसला नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल पे खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो अपने भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या वो अपनी पुरानी सेक्युलर और सबको साथ लेकर चलने वाली जड़ों की तरफ जाएगा, या फिर कल्चरल नेशनलिज्म और तेज इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता ही उसकी मंजिल होगी? इसी सवाल के जवाब में छिपा है भारत का अगला अध्याय।